माजी का वाक़या ये है कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने जब 1977 में इलेक्शन लड़ा तो इलेक्शन के दौरान इन्हें एक सरकारी अफसर ने बुलाकर कहा कि महमूद खान आप तो जीत नहीं सकते। तो इन्होंने उन्हें एक जवाब दिया था। उन्हें कहा कि मैंने ये सुना है कि वाक़या कुछ इस तरह था कि उस अफसर ने एक सफ़ेद रंग की पैंट पहन रखी थी। तो फिर महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा कि फिर आपकी पैंट भी नहीं रहेगी और इलेक्शन में धांधली करने वालों की पैंट भी नहीं रहेगी। और वाकई ऐसा हुआ कि 1977 में ही वो सारी पैंटें उतर गई। लेकिन आज जब 2024 के इलेक्शन की बात करते हैं तो 2024 का इलेक्शन इस तरह हुआ कि बुला बुला के कहा गया कि आप जीत सकते हैं या आप हार जाएंगे, आप ये काम करें तो जीत जाएंगे, ये काम अगर आपने किया तो आपकी शिकस्त की वजह बन जाएगा। और फिर जैसे अभी अफरा साहब खटक साहब ने कहा कि जेब से कागज़ निकले, और बिलखुसूस पंजाब में और कराची में, तो ये सारी सूरत हाल हम सब ने अपनी आंखों से देखी। जब इलेक्शन हो रहा था 2024 का, तो मैं करिया बकरिया घूमता हुआ, आवाज़ आ रही जी, मैं करिया बकरिया घूमता हुआ हैदराबाद गया, और हैदराबाद में लोगों से जब मैंने बात की, सर्वे किया, तो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाला उम्मीदवार मेरी तवक्को के बरखिलाफ़ जीत रहा था। जब मैंने टेलीविज़न के ऊपर, जिस टीवी के लिए मैं काम करता था, उस टीवी पर मैंने ये रिज़ल्ट्स चलाए अपने सर्वे के और बताया कि हैदराबाद में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ़लाँ कैंडिडेट जीत जाएगा और उसको इतनी सबकत हासिल है अपने मुखालिफ पर। उसके बाद मैं कराची चला गया। जब मैं कराची में काम कर रहा था तो कराची में भी सूरत हाल इसी तरह की थी। तो फिर मुझे एक फ़ोन आया जिसमें मुझे कहा गया कि तुम बकवास कर रहे हो, हैदराबाद में तो ऐसी सूरत हाल नहीं है। मैंने कहा जी बिल्कुल नहीं होगी, मैं कोई इलेक्शन कमीशन नहीं हूँ, मैं तो एक सर्वे करने वाला गरीब सहाफ़ी हूँ जो आपको सूरत हाल बता रहा है, और ये मुकम्मल गलत हो सकती है। हाँ, अगर आप इसको गलत साबित करना चाहते हैं तो डेटा आप उसी तरह का इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद फिर जिस टीवी के लिए मैं काम करता था उस टीवी पर दबाव पड़ा कि जनाब तुम इसको निकालो। फिर ये तय पाया हम सब के दरमियान कि जनाब मामला ये करते हैं कि हम उसको डेटा की शक्ल नहीं दूंगा, उसको सिर्फ चला दूंगा। जब मैंने वो चलाना शुरू किया तो उसके बाद फिर जो आखिरी हल्का मैंने इसी तरह कवर किया वो नवाज शरीफ साहब का था, जहाँ से नवाज शरीफ साहब तकरीबन 15% या डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा से पीछे थे। जब इलेक्शन कंक्लूड हुआ तो ये वो सर्वे था जो शायद पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा था कि जिसमें 36,000 लोगों से हमने बराह रास्त बात की, और चित्राल से लेकर कराची तक। इतना बड़ा सर्वे महज रिकॉर्ड के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि सदारती इलेक्शन में, अमेरिका के सदारती इलेक्शन में भी नहीं होता जितना बड़ा पाकिस्तान के अंदर ये सर्वे हमने कंडक्ट किया। दुनिया भर में इलेक्शन सर्वे, अगर कोई भी एक ऐसा आदमी जिसने ज़िंदगी में कभी सर्वे ना किया हो और उसे सर्वे का पता ना हो, तो स्टेटिस्टिक्स ये बताती है कि उसके सर्वे में गलती की गुंजाइश 5% से ज़्यादा नहीं हो सकती, और अगर बहुत ही आदमी जो माहिर हो अपने काम का तो वो 3% प्लस माइनस की गलती के साथ दुरुस्त नताइज पर पहुंचता है। जब मैंने इस सर्वे को कंक्लूड किया और उसके जो नताइज दिए, और जब फिर 8 फरवरी को बल्कि 10 फरवरी को जब नताइज फ़ाइनल हुए, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सर्वे 59% गलत था। 59% ये सर्वे जो पाकिस्तान में मैंने किया था वो गलत था। लेकिन मेरे लिए हैरत की बात थी कि जब मैं फॉर्म 45 को देखता था तो फॉर्म 45 के मुताबिक मेरा सर्वे 100% ठीक था, और फॉर्म 47 के मुताबिक मैं 59% गलत था। और जब मैंने इसके लिए अपनी एक बयानदारी का तकाजा था कि अगर मैं सर्वे गलत करता हूं तो मुझे आइंदा ये काम नहीं करना चाहिए बल्कि मुझे सहाफ़त छोड़ देनी चाहिए, तो उसके बाद मैंने नवाज शरीफ साहब का हल्का और उसके फॉर्म 45 देखे। उन फॉर्म 45 में मुश्ते नमूना खरवार ये है कि एक जगह पे 2200 वोट थे उनके हलके में, एक पोलिंग स्टेशन पे, और उन 2200 वोटों में से 2164 लोगों ने वोट डाले थे, और वो बाकी 36 लोग कौन थे, मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ कि आखिर वो इलेक्शन
वहाँ उस दिन उन्होंने इलेक्शन में वोट डालना क्यों मुनासिब नहीं समझा। फिर नवाज शरीफ साहब के अपने हलके के जितने वोट, उनके जो फॉर्म 45 हैं, वो पाकिस्तान की तारीख में जब भी कोई अजायब घर बने तो उस अजायब घर में रखे जाएं, क्योंकि उनके ऊपर कटिंग करके बाकायदा आरओ ने साइन कर रखे हैं, जबकि बाकी तमाम फॉर्म 45 में ये तकल्लुफ़ भी नहीं किया गया। उनके फॉर्म 45 को दीगर फॉर्म 45 पे ये ख़ास नुदरत हासिल है कि उनके ऊपर बाकायदा तौर पर कटिंग करके दस्तखत किए गए हैं। और आज मैं देखता हूँ कि जो इलेक्शन, जो दरअसल पाकिस्तान की सियासत का या पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का ग्रैंड नॉर्म है, जिसकी बुनियाद पे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की इमारत खड़ी है, वो पूरी की पूरी इमारत की बुनियाद मुतज़लज़ल होगी, जैसे खटक साहब ने कहा, और अभी तक उस तरह की तहरीक बर्पा नहीं हुई जिस तरह की 1977 में हो गई थी। आखिर इसकी क्या वजूहात है, ये किसने करना है? और दूसरी बात, मुझे ये इज्तिमा देख के एक सहाफ़ी के तौर पे थोड़ी हैरत और कुछ खुशी भी हो रही है कि पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं, महमूद खान चकज़ई साहब की तरह, बैरिस्टर गौहर की तरह, राजा नासिर अब्बास साहब की तरह, असद कैसर हैं, अख्तर जान मेंगल हैं, ये सब लोग मौजूद हैं जिनके कहने पे लोग एक मेज़ के गिर्द बैठ सकते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज की हुकूमत ये कन्वीनिंग पावर भी खो चुकी है। आज शायद पाकिस्तान के किसी इदारे के पास ये कन्वीनिंग पावर भी नहीं रही कि इतने मुख्तलिफुल ख्याल लोगों को एक मेज़ पर बिठा के उन्हें ये आज़ादी दे कि आप एक दूसरे से डिसएग्री करें, आप एक दूसरे से एग्री करें और फिर किसी एक नतीजे पर मुश्तरका तौर पर पहुंचा जाए, और वो कम से कम निकात हों जिन पर कोई तकाजा किया जाए कि आप इन पर इत्तफाक का इजहार करें। ये एक वाहिद खुशाइंद बात है जो पाकिस्तान की सियासत में हुई है। लास्टली मैं अर्ज़ करूँगा कि मैं एक सहाफ़ी हूँ, एक सहाफ़ी के तौर पे पाबंदियाँ शायद मेरी तबीयत का हिस्सा बन चुकी हैं कि मुझे पता है कि मुझसे पहले वाली नस्ल ने भी कुर्बानियाँ नौकरियों की भी दी, उन्होंने अपनी आज़ादी की भी दी, वो जेल भी गए, उन्होंने सब चीज़ें भुगती। आज शायद तारीख़ ने मेरे कंधों पर, और बहुत ही नाजुक कंधों पर, ये भारी बोझ जिसको मैं कतन उठाने का अहल नहीं हूँ, वो लाद दिया है। चलिए, मैं इसके तले कुचला जा रहा हूँ, हम बात आगे की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप सब लोग जो सियासत से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं आपको की खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सियासत दरअसल वो पानी है जो अदालत, सहाफ़त और मईशत के खेत को सैराब करता है। आज ये पानी इतना आलूदा है कि इसने झाड़ झंकार उगा दिए हैं। हम सहाफ़त की तरफ देखें तो अभी मेरे सीनियर और मेरे दूसरे सीनियर अफजल भट्ट साहब और पहले मतीउल्लाह जान साहब, इनके दरमियान जो भी इख्तलाफ की कैफियत है, और मेरी भी है, मैं भी अपनी क़यादत से किसी न किसी दर्जे में इख्तलाफ करता हूँ। कभी मुझे भी ये गुमान गुज़रता है या बदगुमानी होती है कि शायद हमारी क़यादत किसी मदाहनत का शिकार है, लेकिन बहरहाल हमारी क़यादत और हमने इसी के साथ चलना है। आज पैका एक्ट है और ये भी सियासत के ऐवान से निकला है, सियासत का वो ऐवान जो 2024 के इलेक्शन के नतीजे में बना, और आखिरकार हम देख रहे हैं कि हर जगह एक तकसीम पैदा हुई है और इतनी गहरी पैदा हुई है कि अब हम सहाफ़ियों को आपस में रिकन्साइल करने का मौका नहीं मिल रहा, जो अपनी अपनी आरा पर इसरार करते हैं। सियासतदानों की कैफियत यह है कि वहाँ पर भी कहीं रिकन्सिलिएशन के कोई इम्कानात नहीं हैं। इदारों और सियासत के दरमियान जो बाहमी इफ्तराक और खलीज है वो इतनी बढ़ चुकी है कि उसको पाटने वाले लोग कम हैं। तो क्या हम सब ने यहाँ से आगे बढ़ने के लिए रास्ता जो भी चुनना है, वो तो यानी ख़ुद को तो मैं वज़न बैत के काबिल ही समझता हूँ। दरअसल आप अकाबिर हैं जिन्होंने कोई रास्ता बताना है। तो क्या हमारे पास वाकई कोई रास्ता बचा है, या जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जनाब हमें सिर्फ लड़ना ही पड़ेगा? क्या ये लड़ाई की कैफियत में ये मुल्क इसका मुतहम्मिल हो सकेगा? क्या उससे पीछे कोई सूरत मौजूद है जहाँ पर हम आगे बढ़ सकें? मैं आपकी तवज्जो का शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे पास कहने के लिए यही कुछ था।